श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, पिछले हफ्ते हमने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के संबंध में जाने माने सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से बातचीत की थी। आज हम इसी बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर त्रिवेदी नमस्कार। पिछले अंक में हम बात कर रहे थे हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके इतिहास के बारे में, और आपने हमें बहुत विस्तार से बताया था कि किस तरह से हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है वो अस्तित्व में आया और चरणबद्ध तरीके से किस तरह से परिकल्पनाएं की गई थी, और इसके जो 3 रंग हैं, जो इसमें धर्म चक्र है, उसका क्या महत्व है, क्या मायने हैं, और आपने हमें जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता है उसके बारे में भी काफी विस्तार से जानकारी दी थी। डॉक्टर त्रिवेदी, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है, हमारे तिरंगे को फहराया जाता है, तो इसको सम्मान इसका पूरा बना रहे, इसकी गरिमा में कोई भी कमी ना हो, इसके लिए क्या नियम कायदे कानून हैं, किन दिशा निर्देशों का उसे पालन करना चाहिए? सबसे पहली बात, बड़ा स्पष्ट लिखा गया है कि ध्वज को हमेशा गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ ही देखना चाहिए जी। और इसके लिए इसके प्रदर्शन और उपयोग के संबंध में बड़े निर्देश बना दिए गए हैं जी। 2-3 बातें पहले बता के कि झंडे को कभी भी जमीन पे नहीं डालना चाहिए जी। झंडे का कभी पानी से स्पर्श नहीं होना चाहिए जी। मेज पोस्ट या पर्दे के रूप में उसका उपयोग नहीं होना चाहिए जी। पोशाक के रूप में भी उसका उपयोग नहीं कर सकते। किंतु अभी 2005 में की शरीर के ऊपर के हिस्से में आप ध्वज को एक पोशाक के रूप में या वर्दी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा। पर कमर के नीचे उसका उपयोग नहीं कर सकते जी। राष्ट्रीय ध्वज को तकिए के रूप में या रुमाल के रूप में कभी नहीं कर सकते जी। झंडे को जानबूझकर उल्टा रखा नहीं जा सकता, किसी पानी में डुबाया नहीं जा सकता, फूलों की पंखुड़ियों के अलावा इसमें और कोई चीज रखी नहीं जा सकती, और झंडे पर और कोई दूसरी चीज अंकित नहीं की जा सकती जी। जैसे बाकी झंडों में अंकित की जाती है जी। और बड़ी बात यह कि जब भी ध्वज फहराया जाता है तो वो खुले में फहराया जाता है हमेशा। और ये ध्यान देना चाहिए कि मौसम की कैसी भी स्थिति हो, सूर्यास्त के समय उसको उतार लेते हैं। कुछ विशेष परिस्थिति में जी रात के समय में भी इसको फहराया जा सकता है जी। पर आमतौर पे सूर्योदय से सूर्यास्त तक जी। और जब सूर्योदय के वक्त चढ़ाते हैं तो शुक्ला जी झंडे को धीरे धीरे चढ़ाते हैं, झंडे को उल्टा नहीं किया। तो झंडे को जब चढ़ाया जाएगा तो तेजी से चढ़ाया जाएगा। अच्छा। और उतारा जाता है तो बड़े धीरे धीरे उतारा जाता है। और जब भी झंडा चढ़ाया जाएगा उतारा जाएगा तो बिगुल बजाया जाता है। अच्छा। और ये ध्यान कि झंडे को कभी भी 90 अंश पे झुकाया नहीं जा सकता। अच्छा। और इसे उल्टा भी नहीं झुकाया जा सकता। और राष्ट्रीय झंडे फहराने के मामले में 2-3 चीजें और बड़ी जरूरी है ना, कि जब भी इसको फहराया जाएगा, मान लो मंच के पीछे लगाया गया है जी, तो इसका फहराव ठीक से होने की केसरिया रंग सबसे ऊपर हो, और हमेशा हरा रंग जो होगा नीचे होगा। और 2 राष्ट्रीय झंडे हो तो हमेशा ध्यान देना चाहिए दाहिने तरफ होना चाहिए, देखने वाले के लिए बाईं तरफ। अच्छा। यानी इस तरह की जो मैं बता, मतलब हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो दाहिने तरफ होना चाहिए, देखने वाले के लिए बाईं तरफ लगेगा जी। और इस दाहिने तरफ होना चाहिए। और जब कई होता है जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो दूसरे देशों के झंडे फहराए जाते हैं जी। उसके लिए भी नियम बना कि सबसे पहले नंबर 1 पर अपना झंडा आएगा और अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उनके अनुसार बाकी के झंडे आएंगे। और दूसरी बात यह कि भारतीय झंडे से बड़ा झंडा कोई दूसरा झंडा नहीं होना चाहिए। अच्छा। और प्रत्येक देश का झंडा एक अलग स्तंभ पर होना चाहिए जी। और हमेशा भारतीय झंडा पहले आएगा, बाकी झंडे दूसरे देशों के क्रमवार से आते जाएंगे जी। और बड़ी बात यह है, मान लो 2 देशों क्रिकेट का मैदान होता है जी जी जी, तो पहले भारत का झंडा फहराया जाएगा, बाद में दूसरे देश का झंडा फहराया जाएगा। अच्छा। और जब गुणे का झंडा फहराया जाता है तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने पहले बता दिया कि आपका हमेशा दाहिनी ओर रहेगा, जो देखने वाले के लिए बाईं ओर रहेगा। अच्छा। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा फहराया जाता है तो दोनों झंडे एक साथ फहराए जाते हैं जी। एक बात और आपने हमेशा सुना होगा कि शोक जब कर दिया जाता है, शोक, हाँ, तो हम ये सुनते हैं कि वो झंडे को आधा झुकाया गया, झंडे को आधे झुका दिया गया। उस झुकाने के लिए भी बड़ी बातें, उसके लिए हम बाद में करें। परेड की बात पहले कर लें। जब परेड होता है तो किसी जुलूस या परेड में झंडे को साथ ले, झंडा सबसे आगे होना चाहिए और दाहिने ओर होना चाहिए जी। या तो बीच में होना चाहिए, देखिए
परेड हो रही है जी, तो 3 के में चलते, या जी, तो झंडा बीच में होगा जी, या दाहिनी ओर होगा, जी, बाईं ओर कभी नहीं होगा जी, और झंडे से किसी मूर्ति, स्मारक या पट्टिका को उससे ढका नहीं जा सकता, किसी चीज को ढकने के लिए नहीं किया। सम्मान के चिन्ह के रूप में कभी इसको ढका नहीं। और झंडे को फहराते समय हमेशा ध्यान करना चाहिए कि लोग खड़े रहे। जब ध्वज आपके सामने से निकले तो सबको वहां पे खड़ा होना चाहिए और झंडा जब फहराया जाता है बाकायदा वर्दीधारी लोगों को सलामी देना चाहिए और बाकी जो वर्दीधारी नहीं है उन लोगों को खड़े होना चाहिए। और झंडा जब भी फहराया जाता है तब उसके साथ राष्ट्रीय गान होता है, जनगण मन हम जानते हैं जी। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई कार्यक्रम हो रहा है किसी बंद जगह पे, है ना, किसी हॉल में हो रहा है कार्यक्रम, तो उस समय जैसे वक्ता है तो उसमें भी है कि बिल्कुल क्लियर है, वहां पे भी दाहिनी ओर हमेशा झंडा दाहिनी ओर रहेगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि बीच में रख दिया जाए या बाएं तरफ रख दिया जाए, मतलब जो वक्ता है उसके दाहिनी ओर रखा जैसे, और लोगों को ठीक दिखना चाहिए। ये वाहनों में भी जो है राष्ट्रीय ध्वज लगा हम देखते हैं, तो ध्वज किन वाहनों में लगाया जा सकता है और उसको लगाने का तरीका क्या होता है ये भी बताइए। वाहनों के लिए देखें, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के, केंद्रीय मंडल, राज्य मंडल के सदस्यों, भारतीय संसद के मंत्रिमंडल सदस्यों और राज्य विधानसभा सदस्यों, लोकसभा के वक्ता आदि सबको लगाने की अनुमति है। फिर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जल सेना, थल सेना, नौसेना के अधिकारियों को भी अधिकार प्राप्त। लेकिन जब भी झंडा लगाएंगे तो झंडे लगाने के लिए भी कार के बॉनेट के बीच में, अच्छा, बॉनेट के बीच में या दाहिनी तरफ, कार में भी अगर लगाया जाएगा या तो बॉनेट के बिल्कुल बीच में लगाया जाएगा, बॉनेट नहीं हो तो दाहिनी तरफ। एक बार जब कार में 2 लोग एक साथ चल रहे हैं, एक दाहिने तरफ एक झंडा, बाएं तरफ दूसरा झंडा लगेगा, भारत का झंडा हमेशा बीच में या दाहिनी ओर ही लगाया जाएगा, इसको ध्यान रखें जी। हाँ, अब जो हम बात कर रहे थे कि जब कभी कोई राष्ट्रीय शोक घोषित होता है तो उस समय ये हम कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया गया, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए कि इसका क्या मतलब है। देखिए, झुकाने का मतलब ये कि झंडे को जब शोक होता है तो झंडे को पहले धीरे से ऊपर तो चढ़ा दिया गया जी, फिर उसे आधा झुकाकर जी झंडे को ऊपर से नीचे लाकर जी फहरा दिया जाता है। अच्छा। और इसको कहते हैं झंडा झुका दिया जाता है। तो कहते हैं कि झंडा आधा झुका रहेगा जी, झंडा झुका रहेगा मतलब कि झंडे को पहले ऊपर तक चढ़ाया जाएगा और ऊपर से लाके आधे बीच तक फहरा दिया जाएगा जी जी, पर मतलब ऊपर नहीं झुकेगा। हाँ, झंडे को ऊपर चढ़ा के नीचे ले आया जाएगा। हाँ, उसको कहते हैं झंडा आधा झुका दिया गया। अच्छा। और सूर्योदय से पहले उचित समय पर पहले शीर्ष तक पहुंचा दिया जाता है, फिर उसको लाके दिया जाता है। भारतीय झंडा झुका रहेगा तब भी अन्य झंडे समान ऊंचाई पर बने रहते, दूसरे झंडे। अच्छा। एक और बड़ी बात है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के आधा झुका होता है। लोकसभा के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समय दिल्ली में झुकाया जाता है, मतलब इनकी मृत्यु के समय ऐसा होता है तब। हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री की मृत्यु समय दिल्ली में या राज्य की राजधानी में, राज्य मंत्री के समय शोक शुभ केवल दिल्ली में झुकाया जाता है। अच्छा, अन्यत्र नहीं। अच्छा अच्छा। राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और राज्य के समय राज्य में झुकाया जाता है जी। एक और बड़ी बात है, गणमान्य अतिथि के मृत्यु की सूचना दोपहर बाद प्राप्त होती है। हाँ। और अंतिम संस्कार नहीं भी दिए हुए हैं तो ऊपर बताए स्थान में झंडा आपात फहराया जाता है। अंतिम संस्कार के स्थान पर झंडा भी फहराया जाता है जिस जगह पर अंतिम संस्कार, मतलब वहां पे आधा झुका रहेगा। हाँ। जहाँ पे अगर मान लो अपन देखते हैं जी कि उनको दूसरी जगह ले जाए, दिल्ली में मृत्यु हो गई और दूसरी जगह ले, तो जिस जगह अंतिम संस्कार होगा वहां पे झुकाया वहां पर भी आधा झुकाया। और एक और बड़ी बात है जी कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती जी और या अन्य कोई दिन अगर इस तरीके से हो जाता है तब मृतक के आवास को छोड़कर झंडा कभी नहीं झुकाया जाएगा। अच्छा, मतलब यदि कोई राष्ट्रीय पर्व है हाँ, तो उसमें अगर डेथ हो गई किसी यदि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति की डेथ हुई है तो उसके आवास को छोड़ के बाकी किसी भी स्थान में झंडे को तब नहीं झुकाया जाता, क्योंकि वो राष्ट्रीय गौरव के पल होते हैं हमारे। अब कई बार होता है विदेशी गणमान्य की मृत्यु पर भी जी आदेश आ जाता है कि भाई फलाने देश को गए तो वहां पर राष्ट्रीय ध्वज तो उस देश के मिशन में फहरा दिया जाता है जी। एक और बात है कि राष्ट्रीय झंडे को कभी भी कब्र में नीचे उतारा नहीं जाता है। अच्छा। या पानी में नहीं लगाया, चिता में नहीं चढ़ाया जाता। अच्छा अच्छा, उसके पहले अंतिम संस्कार के पहले उसे हटा लिया जाता है। एक और बात है कि झंडा कभी भी गंदा या फटा हुआ नहीं होना चाहिए जी, क्षतिग्रस्त मैला नहीं हो तो उसको अलग करना चाहिए और उसको निरादक पूर्वक नहीं रख सकते। उसके गरिमा के अनुसार उसको विसर्जित करने के नियम बने। यह सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसको गंगा में विसर्जित कर दिया जाए या उचित सम्मान के अनुसार जमीन के अंदर दफना दिया जाए।
झंडे के लिए। जी, लगभग उसी तरीके से जैसे कोई व्यक्ति होता है, जी, व्यक्ति को जो सम्मान दिया जाता है वही सम्मान झंडे को दिया जाता है। मतलब कहीं भी उसको फेंक नहीं सकते हैं। उसके लिए बाकायदा झंडे के अनुमान के अनुसार या तो जला दिया जाए, जी, या विसर्जित कर दिया जाए, या जमीन के अंदर गड्ढा करके उसको दबा दिया जाए। जी जी जी। ये एक चीज और डॉक्टर त्रिवेदी हम जानना चाहते हैं कि जो गणतंत्र दिवस होता है और जो स्वतंत्रता दिवस होता है उसमें झंडे को फहराने की विधि क्या अलग अलग है? जी, एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। जी, अंग्रेजी के 2 शब्द हैं जी, होइस्टिंग एंड अनफर्लिंग। मतलब हिंदी में हम उसे कहते हैं झंडारोहण और फहराना। और फहराना। हुआ ये था कि 14-15 अगस्त की रात को जब भारत आजाद हुआ, जी, तो जो यूनियन जैक था, जी, उसको उतारा गया, जी, और भारत का झंडा चढ़ाया गया। जी, तो उसको कहते हैं, झंडा जब नीचे से ऊपर तक चढ़ाया जाता है तो उसको कहते हैं ध्वजारोहण। इसीलिए 15 अगस्त को, जी, 15 अगस्त को जो सेरेमनी होती है तो झंडे को बांध करके जो पोल होता है, जो झंडे का स्तंभ होता है, उस झंडे में उसको बीच में रखा जाता है, और जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं वो उस झंडे को मध्य स्थान से लेकर ऊपर तक लेके जाते हैं और फिर खींच के उसको फहराते हैं। जी, ये कहलाता है होइस्टिंग, ध्वजारोहण। ध्वजारोहण। अच्छा, क्योंकि 15 अगस्त को हमें आजादी मिल गई थी और 26 जनवरी गणतंत्र मनाया गया, तो झंडा था, इसलिए झंडा उस वक्त हमेशा ऊपर बंधा रहता है। जी, और गणमान्य व्यक्ति झंडे की डोरी को खींचते हैं और झंडा पूरा फहरा दिया जाता है। इसलिए आमतौर पे जो शब्द होता है झंडा फहराना ही होता कहलाता है। जी जी जी। आमतौर पे कह देते हैं कि झंडा फहराया जाएगा, पर 15 अगस्त को झंडा फहराते वक्त झंडा पोल पर बीच में बंधा रहता है और गणमान्य व्यक्ति इसको धीरे से ऊपर लेकर जाते हैं और फिर रस्सी खींच के फिर खोलते हैं। जी। और 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही पोल के शीर्ष पर बंधा रहता है। हाँ। और फिर खुलता है। झंडे के अंदर केवल फूलों की पंखुड़ियों के अलावा और कुछ नहीं रखा जा सकता। जी। एक अंतिम सवाल डॉक्टर त्रिवेदी, क्योंकि आपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में तो इतना अच्छे से हमें बताया, उसके हर पहलू के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी अनेक कविताएं भी हैं, अनेक गीत भी हैं। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपके स्कूली जीवन के समय का कौन सा झंडा गीत आपको इस वक्त याद आ रहा है? मुझे याद है, मैं स्कूल पढ़ता, प्राइमरी स्कूल जब पढ़ता था, 1950 की पहले की बात है जी, मैं 48 से स्कूल भर्ती हो गया था, तो हम लोग एक गाते थे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये गीत थोड़ा सा बड़ा है जी। इसके बाबत जब हमने पता लगाया जी, तो पता लगा यह गीत 1924 में कानपुर के एक कवि श्यामलाल गुप्त उन्होंने इसकी रचना की थी, श्यामलाल गुप्त जी ने। और इस गीत को गुप्त जी ने, कानपुर के थे महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार, गणेश शंकर विद्यार्थी, उन्होंने इसको दिया जी। उन्होंने इसको गांधी जी तक पहुंचाया। अच्छा, मतलब ये श्यामलाल गुप्त जी ने इसे गणेश शंकर विद्यार्थी को दिया। हाँ। और फिर विद्यार्थी जी ने इसको महात्मा जी तक। अब महात्मा गांधी ने कहा इसको गीत को थोड़ा छोटा करो जी। फिर ये गीत 1938 में, हाँ, बड़ी महत्वपूर्ण तारीख, 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन में जी, जब झंडा फहराया गया तो उस झंडे के साथ इसी झंडे गीत को गाया गया और सुभाष चंद्र बोस ने इस गीत को झंडा गीत के रूप में मान्यता दी। बाद में हम जानते हैं कि संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगीत के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन अधिनायक जय हो को माना। और ये भी गीत बड़ा बढ़िया है, मैं अगर आप कहें तो 4 लाइनें पूरी सुना दूं। जी जी जी। यह है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधार सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर बढ़े जोश क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य या अविचल निश्चय, बोले भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा, एक साथ मिलकर गाओ प्यारा भारत देश हमारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए तब होए प्रणपूर्ण हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये गीत हमारे स्वतंत्रता के समय की भावनाओं को व्यक्त करता है, इसको देख के पूरा जोश बढ़ जाए और शत्रु जो है उसका मन भय से कांप जाए। और हम जानते हैं कि झंडे को फहराने के लिए करीब हमारे अनेकों हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को दंडित कुर्बानी देनी पड़ी। उन्होंने जगह जगह झंडे को सरकारी भवनों में फहराया था और अपनी जो विरोध की भावना को अभिव्यक्ति दी थी। डॉक्टर त्रिवेदी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही विस्तार से और
इसके जो पूरे समग्रता के साथ में इसके जो अलग अलग पहलू हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज के, हमारे राष्ट्रीय गौरव के, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताया। एक बार पुनः आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया मैं तिरंगे झंडे को भी अपनी ओर से नमन कर सकूं और अपना सम्मान उसके प्रति व्यक्त कर सकूं, क्योंकि ये झंडा भारत के नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।